ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी को, सभी दर्शकों को, देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और झूठ पर सत्य की जीत हो, पाप पर पुण्य हावी हो, आपका भविष्य मंगलमय हो, इस कामना के साथ मैं आज सीधा सवाल शुरू कर रहा हूं। और सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं आत्मनिर्भरता की, स्वदेशी की, खादी की, आर्थिक आजादी की और विश्व गुरु बनने के हमारे संकल्प की। तो आज ये चर्चा खादी और स्वदेशी की क्यों? दो चीजें हैं आज दशहरे के अलावा। एक तो आरएसएस का शताब्दी दिवस है, 100 साल पूरे हो गए। विजयदशमी के दिन ही 1925 में अस्तित्व में आया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो आज भागवत ज्ञान सुनने को हमें मिला, सरसंघचालक मोहन भागवत की वाणी, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका जन्मदिन है, उनकी जयंती। तो खादी पर फिर से जोर देती दिखाई दी है सरकार। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, कि खादी की राह पर हमें चलना होगा। यह आत्मनिर्भरता की राह है। अपना सामान हम यहीं बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अभियान चलाए पिछले 11 साल जो वो प्रधानमंत्री रहे हैं, और उससे पहले भी जिक्र किया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। खादी पर वो तवज्जो, तरजीह दे रहे थे। तो खादी और स्वदेशी दोनों को ताकत दी जा रही है। दी भी जा रही है क्या? आंकड़े में आपको बताऊंगा। या शराब पुरानी है, बोतल नई है, मार्केटिंग की जा रही है। और स्वदेशी पर जोर देते दिखाई दिए सरसंघचालक मोहन भागवत कि स्वदेशी पर भरोसा करने और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा, स्वदेशी और स्वावलंबन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरों से संबंध रखो, दूसरों देशों से, लेकिन निर्भरता मजबूरी नहीं होनी चाहिए। और पहले इस बात पर हमने ध्यान नहीं दिया। वो कितने पहले की बात कर रहे हैं सरसंघचालक? 2014 से पहले की बात है या 2014 के बाद की बात कह रहे हैं? क्योंकि एक नारा दिया गया था 2014 में 25 सितंबर को, मेक इन इंडिया, और कुछ लक्ष्य भी रखे गए थे। तो वो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, उसने देश की तस्वीर और तकदीर कितनी बदली। अभी तक हमें बताया जा रहा था भाई हम तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, फ्रजाइल 5 में थे 2014 में, और चौथी हो गए हैं और तीसरी भी हो जाएंगे। तो सब कुछ बल्ले बल्ले है, तो स्वदेशी पर फिर से जाने की बात क्यों हो रही है? खादी का गुणगान क्यों किया जा रहा है? अर्थव्यवस्था के कल्याण की बात क्यों की जा रही है? इन सब पर से पर्दा आज मैं उठाने वाला हूं। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं खादी की, आर्थिक आजादी की और स्वदेशी की। और इस पर चर्चा क्यों? क्योंकि एक विमर्श फिर से स्वदेशी की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका कई बार जिक्र कर लिया। और आज शताब्दी दिवस, विजयदशमी का दिन, आज वैसे भी बोलते हैं, संबोधन करते हैं सरसंघचालक मोहन भागवत, और 100 साल पूरे हुए हैं, तो उनका जो बोला जाना था उस पर सबकी निगाहें थी। और मोहन भागवत ने क्या कहा कि हमें स्वदेशी पर भरोसा करना होगा। ये बीच में भरोसा टूट गया था। स्वदेशी और स्वावलंबन, इनकी लगातार कदमताल होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता जरूरी है। हम भूल गए थे, हम दूसरों पर निर्भर होने लगे। और दूसरी तरफ आज गांधी जयंती भी थी। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने खादी पर जोर देते हुए कहा कि आजादी के आंदोलन को खादी और स्वदेशी से अलग नहीं कर सकते। आर्थिक आजादी की बात कर रहे थे वो। और उन्होंने कहा कि बीच में कुछ वक्त
ऐसा भी आया खादी और स्वदेशी दोनों विचारों को भुला दिया गया था। यह तो प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया। 2017 में वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने चतुर्बणिया भी बताया था, मोहनदास करमचंद गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और यह खादी शब्द ही इजाद किया था। यह आंदोलन की शक्ल अख्तियार इसको करने की राह दिखाई थी 1918 में महात्मा गांधी ने ही। पहले दोनों क्या बोले ये सुन लीजिए। वीसीआर बयान चलवाएंगे। स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा, लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी। बहुत लंबे समय तक खादी और स्वदेशी दोनों विचारों को भुला दिया गया था। मुझे ठीक याद है 2003 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात में खादी को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा अभियान चलाया। तो खादी और स्वदेशी को भुला दिया गया था, तो याद भी दिलाया गया। 25 सितंबर 2014 को गाजे बाजे के साथ सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था, और लक्ष्य क्या रखा गया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो उत्पादन हम करते हैं देश में, वो हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 25% योगदान मैन्युफैक्चरिंग से आना चाहिए। 2014 में यह योगदान 16.7% था, और आज 10 साल बल्कि 11 साल बाद वो योगदान 25% जो होना था 12% हो गया, और घट गया, 4.5% गिर गया। और अब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही है 2045 तक इसे 23% कर देंगे। तो ये मेक इन इंडिया क्या था? स्वदेशी था ना, स्वदेशी का नारा, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। अब स्किल इंडिया, कौशल विकास करेंगे। 1,36,00,000 का तथाकथित कौशल विकास हुआ, सर्टिफिकेट उन्हें दिए गए, 22 लाख की ही नौकरी लग पाई, 22 लाख की। बाकी कौशल विकास किए हुए, हाथ में वो डिप्लोमा लिए हुए घूम रहे हैं। पर अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम कितना माल लेते हैं दुनिया से और कितना उनको देते हैं। भाई उनको देंगे तो उससे पैसा आता है ना, उससे वर्चस्व भी बढ़ता है। चीन का जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग में योगदान था 30 साल पहले, वो था लगभग 2.5-3%। आज की तारीख में दुनिया का 20% मैन्युफैक्चरिंग चीन करता है, हम करते हैं 1.8%। और 2016-17 में, और ये वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े आपको बता रहा हूं, जितना हम दुनिया को भेजते थे और जितना उनसे लेते थे, उसमें फर्क कितना। हम हमेशा से ज्यादा लेते आए हैं, यानी कि आयात ज्यादा होता है, निर्यात हम कम करते हैं। फर्क था जिसे ट्रेड इम्बैलेंस कहते हैं, व्यापारिक असंतुलन, 7,28,000 करोड़ का था, यह बढ़कर सिर्फ 24 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि हम 37 लाख करोड़ का निर्यात करते हैं, 61 लाख करोड़ का आयात करते हैं, और हम स्वदेशी हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, या हमारी निर्भरता बाकी दुनिया पर लगातार बढ़ती जा रही है। और इसमें सबसे ज्यादा निर्भरता हमारी है चीन पर, जो कुछ दिन पहले तक सबसे बड़ा हमारा दुश्मन था। हम बात नहीं कर रहे थे, हम रूठ गए थे। अब फिर से झूला झूलने के लिए हम तैयार हो गए हैं, क्योंकि 50% टैरिफ अमेरिका ने हम पर लगा दिया। आर डियर फ्रेंड मिस्टर ट्रंप,
हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार लगा दिया 50% का टैरिफ, कर दिया टैरिफ वॉर ट्रंप ने। तो हम चीन के साथ जाने लगे। अब हमें स्वदेशी याद आने लगा। अब स्वदेशी याद आ रहा है तो इसमें चीन से दोस्ती यारी में क्या हम फंस जाएंगे? क्योंकि चीन से जो हमारा व्यापार है, अब उसे समझिए। चीन को हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? चीन को हम एक्सपोर्ट, ये यहां पर थोड़ा सा $20 बिलियन के आसपास है। ये आंकड़ा इधर गलत बता दिया गया है, 5 लाख करोड़ के करीब, और निर्यात आयात करते हैं वहां से 41 लाख करोड़। तो ट्रेड इम्बैलेंस जो हो जाता है वो ऐसा है $9 बिलियन के करीब। गलत कह रहा हूं मैं? $9 बिलियन के करीब। $9 बिलियन, 1 बिलियन लगभग 9,000 करोड़ का हो गया। तो 8,10,000 करोड़ का यहां पर व्यापारिक असंतुलन चीन के साथ हमारा है। बल्कि अमेरिका को हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट कम करते थे। वहां पर फेवरेबल था, अब वहां माल भेज नहीं सकते। तो स्वदेशी की जब ताल ठोकी जा रही है तो जो ये माल तैयार पड़ा हुआ है, तैयार हस्तशिल्प, जोधपुर, जयपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, जो हमारे कपड़े का काम है, टेक्सटाइल, तिरुपुर, नोएडा जहां पर मैं बैठा हूं, गुरुग्राम, बेंगलुरु, लुधियाना, जयपुर, भदोई में कारपेट्स, पीतल नगरी मुरादाबाद, सामान हजारों करोड़ के, भदोई में 7,700 करोड़ के कालीन पड़े हुए हैं। वो तो स्वदेशी है ना। अब अमेरिका नहीं लेगा, हम उन्हें कहां बेचेंगे? खपत कहां होगी? स्वदेशी स्वदेशी कह देने से ही काम चल जाएगा क्या? और स्वदेशी करने के लिए आपको एमएसएमई सेक्टर, सूक्ष्म लघु उद्योग जो हमारे हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे, क्या वो रीढ़ की हड्डी अभी भी मजबूत है? कोविड काल में सिर्फ 75,000 के करीब, पूरा आंकड़ा मैं अभी आपको बता देता हूं, 75,082 एमएसएमई सरकार का आंकड़ा है, ये बंद हो गए। और नोटबंदी जो 2016 में लगी थी 2020-21 तक, उसमें भी 5-5.25 लाख एमएसएमई बंद हो गए। 6 लाख के करीब का आंकड़ा है ये। तो एमएसएमई के बिना हम स्वदेशी कैसे करेंगे? और खादी की बात करें कि हमने खादी को रिवाइव कर दिया, तो आंकड़ा आपको मैं बता देता हूं। खादी कपड़ों की बात कर रहा हूं मैं। 3,783 करोड़ का उत्पादन हुआ और सेल्स जो हुई, जो बेचा गया, वो रकम थी 7,146 करोड़। 7,000 करोड़ का खादी में कारोबार हो रहा है। इससे देश की नैया पार लग जाएगी क्या? खादी का जो गुणगान किया जा रहा है उससे हो जाएगा क्या देश का कल्याण? या दरअसल ये हमारे लिए वेकअप कॉल भी है। और जो काम हम 2014-15 में नहीं कर पाए, इस बार ही सही, क्या हम उसे करते दिखाई देंगे? या फिर से शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट है? फिर से हम भविष्य में एक धकेल दिया, एक और टारगेट दे दिया, एक और सपना दिखा दिया, राष्ट्रवाद की फिर से अलग जगा दी कि स्वदेशी की अब बात करेंगे। यह बात और है, हर कोई आईफोन 17 खरीदने के लिए वहां पर मारामारी हो जाएगी। विदेशी सामान अब भी खरीदे जा रहे हैं। एपीआई अब भी 91% दवाइयां उनकी एपीआई चीन से आ रही है। हमारी कंप्यूटराइज्ड गाड़ियां जो हैं उनमें रेयर अर्थ जो मटेरियल का इस्तेमाल है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, इसीलिए 1-1 साल 1.5 साल की वेटिंग लिस्ट चल रही है। इंडिजिनस रिसर्च जो होती है, यहां पर रिसर्च का काम नहीं हो रहा है। हम कारोबार ज्यादा करते हैं, सिर्फ व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं क्या? इन सवालों के जवाब भी कोई देगा क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, स्वदेशी की मुहिम शुरू, बनेंगे विश्व गुरु, और खादी का गुणगान, अर्थव्यवस्था का होगा कल्याण, और स्वदेशी विमर्श को लगातार बढ़ाने वाले जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं,
इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सप्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी। वरिष्ठ पत्रकार, काला सूट गुलाबी अखबार वाले भी आजकल सरकार के सुर में सुर बहुत मिलाते हैं। यहाँ पर क्या विश्लेषण करेंगे हम, इस पर भी बातचीत करने वाले हैं, देखेंगे इसे। देश के बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ स्वदेशी जागरण मंच, स्वदेशी की बात हो रही है, इनसे बेहतर कोई मेहमान नहीं हो सकता था। सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के प्रोफेसर अश्वनी महाजन। तो अश्वनी भाई, चलिए बढ़िया है, स्वदेशी की याद आई। आप जो मुहिम चला रहे थे उस ढर्रे पर, उस पटरी पर सरकार आती दिख रही है। पर यह तो 2015 में भी मेक इन इंडिया का गाजे बाजे के साथ घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था। पुरानी शराब नई बोतल में परोसी जा रही है क्या? देखिए, मैंने आपसे पिछली बार भी एक बार कहा था कि जब जागे तभी सवेरा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो विदेशियों पर हमारी हमेशा से एक डिपेंडेंस रखी गई आज़ादी के बाद, तब से संघ के नाते हम लगातार स्वदेशी की ही बात करते रहे कि विदेशों पर निर्भर होकर के आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य रखा गया था नेहरू जी के काल में, वो कहीं पर भी हमें ले जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। और उस विदेशी निर्भरता के कारण हम कब तक नेहरू ही हर बात के विलन बनते रहेंगे? थोड़ी अपनी सरकार की बात कर लीजिए ना प्रोफेसर साहब। तो 2014 में ट्रेड इम्बैलेंस, व्यापार असंतुलन 5-6 लाख करोड़ का था, वो 24 लाख करोड़ का कैसे हो गया? हम और चीजें क्यों मंगा रहे हैं? अपना खुद कुछ नहीं बना रहे हैं क्या? मैं यही कह रहा हूं कि जब जागे तभी सवेरा। कि जब हमने 2014-15 में बात की कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, उसके साथ ही साथ जो जुड़ना चाहिए था वो था कि हम चीन से आने वाले साजो सामान पर टैरिफ्स को बढ़ाते, बाकी सब जगह से आने वाले साजो सामान पर भी टैरिफ बढ़ाते। वो नहीं हुआ, लेकिन हमने मेक इन इंडिया का उसी के नाते जो प्रयोग किया उससे बहुत लाभ नहीं हुआ। फिर बहुत लाभ नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग का पुट जो 16.7% था गिरकर 12% हो गया। क्योंकि दरअसल, एक मिनट, आप एमएसएमई को भी जानते हैं, लघु और सूक्ष्म उद्योग जो थे उनकी कमर तोड़ दी नोटबंदी से। रहा सहा काम कोरोना काल ने कर दिया। गलत कह रहा हूं तो बताइए। देखिए 2020 में काफी समझ आई कि विदेशों पर निर्भरता, चीन पर निर्भरता, हमारे पास फेस मास्क नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी है, इन सब को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत की नीति अपनाई गई। लेकिन आप तो इस बात से एग्री करेंगे ही कि जब हमने स्वदेशी की और स्वदेशी के लिए के आधार पर जिन जिन क्षेत्रों को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो स्पेस हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ जहाँ हमने स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़ाने की कोशिश की, वहीं पर हम विश्व में अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़े हो गए। रफाल तो हमने यहीं पे ही बनाए होंगे, या तेजस जो बना रहे हैं उसका इंजन तो जीई जनरल इलेक्ट्रिक से आना है, वो भी आंखें कुछ दिखा रहा है। लेकिन आप ये देखिएगा कि चाहे वो ब्रह्मोस हो, आकाश हो, एंटीडोन सिस्टम हो, डिफेंस के क्षेत्र में PSLV, दवाई की एपीआई तो हम बना नहीं पा रहे हैं। थोड़ी कड़वी बात भी हो जाए, दवाई की एपीआई के लिए हमें चीन पर निर्भर होना पड़ता है। मैं एपीआई की बात पर भी आ रहा हूं। आपने बात की एपीआई की। देखिए, हम 90% एपीआई चीन से आयात करने शुरू हो गए थे, लेकिन आपको ये भी याद करा दूं कि 2000 के अंदर हम 90% एपीआई खुद बनाते थे। ये 2004 और 14 के बीच में जिस प्रकार से हमने जहां डंपिंग अलाउ कर दी, उसके कारण हमारे यहाँ, लेकिन 2020 के बाद से लगातार एपीआई, मैं आपकी जानकारी को थोड़ा सा और पुख्ता कर दूं कि 2020 के बाद आज हम पेनिसिलिन जी बनाना शुरू हो गए हैं, फॉलिक एसिड बनाना शुरू हो गए हैं, तमाम प्रकार के नए एपीआई के प्लांट्स लग गए हैं, और वो वहाँ कम से कम 3 प्लांट्स में पेनिसिलिन जी बनना शुरू हो गया मॉक्सीसाइक्लिन इस बार दिवाली पे जो पटाखे हैं, जो बल्ब हैं, जो लड़ियां हैं, वो तो चीन की नहीं होंगी। अभी उसमें कमी है। वही बात है
कि चीन मतलब से लड़ी सस्ता नहीं बना सामान आने पाते के हम। कारण हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण 1,18,000 करोड़ के, 82,000 करोड़ के टेलीकॉम उपकरण, कंप्यूटर हमें हार्डवेयर आवश्यक है, 77,000 करोड़ के, ये सब चीन लेकिन से संदीप मंगा रहे भाई, हैं हम हर साल। संदीप भाई एक बात तो ध्यान रखिए ना कि जब से हमने स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है, जैसे 5G, उस समय 2018 में यही सरकार कह रही थी कि 5G का हुआवे का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने विकल्प ढूंढना शुरू किया तो 5G आया ना। 4G पूरे देश भर में ये रोल आउट अपने आधार पर हुआ कि नहीं? चीन तो कल तो तक दुश्मन था। आज हम 5 देशों आर की डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, चीन के साथ झूला झूलने चले गए। और चीन क्या वो अपना व्यापार बंद कर देगा? वो दबाव नहीं डालेगा कि ये माल तो लेना पड़ेगा? तो स्वदेशी कैसे चलेगा? दोनों कदम ताल कैसे होंगे? चीन के साथ झूला भी झूलेंगे और स्वदेशी भी बोलेंगे। एक बात बताइए कि चीन को हमने उसके बाद कौन से कंसेशन दिए हैं? यह जो अंतर्राष्ट्रीय SCO की मीटिंग है, चीन में प्रधानमंत्री गए हैं, तो इसका मतलब हम सब लोग ये निकालना शुरू कर दें कि हमने चीन के साथ अपने संबंध बढ़िया कर लिए हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। अच्छा, ऐसा नहीं तो इसलिए ये जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो इसी प्रकार से चलते हैं। जो वही मोहन भागवत जी ने भी यही कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी रखने हैं और आत्मनिर्भर भी बनना है। और आज हम इस मुकाम पर अच्छा, खड़े हैं, टाइमलाइन है कुछ? हम जरूर आगे आत्मनिर्भरता के आधार पर हम या राष्ट्रवाद की ताल ठोक दीजिए, इतना मुझे पक्का विश्वास है। वो राष्ट्रवाद की अलग जगाइए, फिर आदमी उसी धुन में थोड़े दिन तक खुश हुआ रहता है, बाद में पता लगता है अरे बैक टू स्क्वायर वन। देखिए 1991 से लगातार हम राष्ट्रवाद की धुन बजा रहे हैं और आप, मुझे लगता है कि आपके सहयोग से हम जरूर आगे बढ़ेंगे। मेरे सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। स्टार्टअप इंडिया की भी बड़ी ताल ठोकी गई थी। स्किल इंडिया की तो बात करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता है। 1,36,00,000 का कौशल विकास किया, 22 लाख को आप नौकरी दिला पाए। पर स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप की बड़ी बात होती है। मैं आंकड़े देख रहा था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़े हैं। कुल 5 साल में जो निवेश किया गया DPIIT सरकार की तरफ से 18,000 करोड़ का, 34,294 स्टार्टअप। लेकिन इन स्टार्टअप को फंडिंग जो बाहर से भी आती है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। जनवरी से सितंबर 2024 89,000 करोड़ का निवेश हुआ था, 89,500 करोड़। इस साल तो वो सिर्फ 68,000 करोड़ रह गया है। ये अच्छी खबर है संदीप भाई, ये अच्छी खबर है। अच्छा, बताइए ना कैसे अच्छी है? ये भी हमारी वजह से हुआ है। उसका कारण यह है कि पहले विदेशों से फंडिंग आती थी, क्योंकि विदेशी फंडिंग करने वालों को, विदेशी VCs को के ऊपर कम टैक्स लगता था, भारत के VCs पर ज्यादा टैक्स लगता था। स्वदेशी जागरण मंच के प्रयास से वो टैक्स कम हुआ है और सरकार तो खुद तो अपनी तरफ से 18,000 करोड़ लगाए हैं। 90,000 करोड़ से 68,000 करोड़ पे आ गया। आपने 18,000 करोड़ ही लगाए हैं पिछले 4 साल में, 5 साल में कुल निवेश। ऐसा नहीं है, लगातार भारतीय वेंचर कैपिटलिस्ट ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। विदेश में हम जो फ्लिपिंग शुरू हो गई थी, भारत के स्टार्टअप बार फ्लिप कर रहे थे, रिवर्स फ्लिपिंग शुरू हुई है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश में पहले बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप फ्लिप आउट कर गए थे अपने आप को सिंगापुर और तो लंदन मतलब में। अब सब कुछ पटरी पर आता दिख रहा है और अब देश ने ठान लिया अपने बलबूते पर, स्वदेशी के नारे पर देश को विश्व गुरु बनाएंगे। इसमें परेशानी क्या है? आप भूल गए स्वदेशी को। अगर चरण सिंह सप्रा ये याद दिला रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए संदीप जी, अभी अश्विनी जी ने एक बात कही, जब जागे तभी सवेरा। ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए जी। मैं इनको कहना चाहूंगा, ये जब जागे तभी सवेरा नहीं है, ये मात्र ढोंग है, जुमलेबाजी है और ये देश को भ्रमित करने का एक षड्यंत्र है। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये हमने एक बार नहीं अनेकों बार देखा है। कैसे? और ये ऐसे जुमला वीर हैं, ऐसे भाषण वीर हैं कि भाषण देते समय भूल जाते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल के अंदर विदेशी आयात बढ़ा है, FDI बढ़ी है, कॉरपोरेट सेक्टर की ठेकेदारी बढ़ी है। क्या FDI नहीं बढ़ा है? आप खुद बता रहे थे अभी। और FDI का अगर आंकड़े में देने शुरू करूं तो इंश्योरेंस के अंदर 74% हुआ है, डिफेंस के अंदर 74% हुआ है, ब्राउन फील्ड फार्मा के अंदर 74%, टेलीकॉम में 100% FDI, स्पेस सेक्टर में 100% FDI, मल्टी ब्रांड रिटेल में 51%, सिंगल ब्रांड रिटेल ये में सब 100%। ये आपका आंकड़ा बिल्कुल सही है। तो पर चरण सिंह सप्रा, मैं एक चीज बता दूं, FDI जो विदेशी निवेश है वो कम होता जा रहा है लगातार। उसका
आंकड़ा घटता चला जा रहा है। पहले एफडीआई की बहुत दुआई दे रही थी सरकार। मैं ये कह रहा हूं कि एफडीआई सेक्टर खोला, इतनी मात्रा में खोला किसने? 100%, 74%, ये किसने खोला? नरेंद्र मोदी की सरकार ने खोला ना। और अब ये स्वदेशी की बात करते हैं। अरे ये तो एग्रीकल्चर यानी कृषि पर भी ये ला रहे थे सारा एफडीआई, और है भी कुछ मात्रा तक। वो 3 काले कानून आपको याद होंगे, जिसके तहत किसानों को इन्होंने क्या नहीं कहा, अर्बन नक्सल कहा, खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, आतंकी कहा। 750 किसानों की मृत्यु हो गई उसके अंदर। उस शहादत के बाद में वो कानून वापस लेने पड़े, नहीं तो वो किसानों का भी क्या हाल होना था। वो किसानों का वही हाल होना था जो आज तो देर आयत दुरुस्त आयत कह रहे हैं अश्विनी महाजन। वही हाल हमारे भूमिपुत्रों तो का देर होना था। आयत दुरुस्त आयत। हम क्यों निर्भर होते रहे अमेरिका पर? अमेरिका अगर वो अपने हित साधने लगेगा, हमें भी तो अपने हित साधने हैं। चरण सिंह सप्रा, मैं उत्तर देता हूं। नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाले ये भी तो सोचे ना कि भाई चीन के साथ में पिछले 10 वर्षों में आपका ट्रेड डेफिसिट डबल हो गया है। $100 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया है। आपकी हर वस्तु जो है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन है, चाहे आपके मोबाइल फोन है, हर चीज, हर वस्तु उस चीज की तो चीन से आ रही है। आप चीन पर निर्धारित हो। आपने एमएसएमई को कभी उठने नहीं दिया। एमएसएमई के लिए आपने क्या पॉलिसी बनाई थी भाई? आपने हर पॉलिसी, चाहे कोविड के समय या आज भी जो बना रहे हो, वो सब कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बना रहे हो। कॉर्पोरेट सेक्टर का आपने 30% से लेकर के कॉर्पोरेट टैक्स 22% कर दिया। आपने लोन वेवर दिया तो कॉर्पोरेट को दिया। आपने लोन वेवर कोई किसानों को नहीं दिया। आपने लोन वेवर एमएसएमई को नहीं दिया, छोटे ट्रेडर को नहीं दिया। छोटे ट्रेडर एमएसएमई की तो कमर तोड़ दिया आपके जीएसटी ने। कॉर्पोरेट जगत के 14.5 लाख करोड़ तो बत्ते खाते में चले गए, ये बात सही है। उससे तो एमएसएमई को मार दिया, तो स्वदेशी की बात कहां से करते हैं? नहीं तो इस स्वदेशी की बात किस हक से करते हैं? अरे ये उल्लू काट रहे जनता का। ये तो आपने भी तो उल्लू काटा। हैं कि 1992 में वो आर्थिक सुधार के नाम पर, आर्थिक सुधार के नाम पर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसमें सारा स्वदेशी का नारा तो हवा हो गया था कि नहीं हुआ था? उसमें आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आपकी भूमिका भी है। नहीं, हमारी भूमिका देखिए, 11 साल इनकी लगातार सत्ता है। अगर उसके बाद भी ये कहेंगे कि नेहरू जी की वजह से हुआ, इंदिरा गांधी जी की वजह से हुआ, तो ये इनकी विफलता है। अरे भाई, आप तो ये उत्तर दीजिए ना, स्वदेशी की आप अगर नकल करना चाहते तो थोड़ी अकल भी चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में क्या हुआ था? लोकमान्य तिलक जी की आप नकल करना चाहते हैं, बिपिन चंद्र पाल की नकल करना चाहते हैं, अरबिंदो घोष की नकल करना चाहते हैं, लाला लाजपत राय की और महात्मा गांधी की नकल करना चाहते हैं? क्या उन्होंने विदेशी घड़ी पहनकर, विदेशी सूट पहनकर, विदेशी पेन लगाकर, विदेशी चश्मा लगाकर, विदेशी गाड़ी में बैठकर क्या उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था? नरेंद्र मोदी जी को पहले यह त्यागना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ये मात्र आप तो आप भी भूल गए हैं। अगर आप इस तरह की बात करेंगे, अभी कोलंबिया में बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं राहुल गांधी, वो विदेश में ही, मौका मिलते ही विदेश में ही पाए जाते हैं। थोड़ा सा अपने नेता को भी स्वदेशी कर लीजिए। नहीं, देखिए मेरा, आप विषयांतर हो रहे हैं। आप होने लगे तो थोड़ा सा मैं भी हो गया। इस तरह से जनता का लगातार 11 वर्षों से उल्लू काट रही है। अरे भारत की जनता को एक के बाद एक बेवकूफ बनाते। 2014 में 22 की बात करेंगे, 22 के अंदर 29 की बात करेंगे, 29 आ गया तो ये फेयर पॉइंट आप उठा रहे हैं, ये फेयर पॉइंट उठा रहे हैं केसी त्यागी साहब। अब बढ़िया है, आपकी बाँछें शरीर के जिस भी हिस्से में होती हैं वो खिली होंगी आज कि भाई स्वदेशी की बात करने लगे कम से कम सरकार वाले। पर ये शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट हो रहा है क्या? पहले 15 में बता रहे थे 25 में कमाल कर देंगे, मेक इन इंडिया था, अब 25 में बता रहे हैं 45 में करेंगे। या मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर? संदीप जी धन्यवाद, आपने बापू को श्रद्धांजलि दी। एक विनम्र गांधीवादी कार्यकर्ता होने के नाते 2 शब्द मैं भी कहना चाहता हूं। जब ट्रंप परेशान हैं नोबेल पुरस्कार के लिए, तो नोबेल पुरस्कार कमेटी वालों से पूछा कि आपने गांधी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया? तो कमेटी के चेयरमैन कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट और गांधी इस पुरस्कार से बड़े हैं। सुभाष बाबू से कहा कि आपके कुछ
मतभेद गांधी जी से हैं क्या? उसने कहा दोबारा मत कहना। वो खड़ा हुआ जेसस क्राइस्ट लगता है और लेटा हुआ गौतम बुद्ध लगता है। लंदन में एक वो हैं बिशप हैं और गांधी जी के पास जाते हैं कि आप तो और जेसस क्राइस्ट में हमें कोई फ़र्क नहीं लगता, वो भी अपने दुश्मन को माफ़ कर देते हैं। गांधी कहते हैं मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। वो पैर पकड़ लेता है बिशप गांधी के। एंड अब ऑल 28 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रहते हैं। उसने कहा ताकत कहाँ से मिली? गांधी जी से। तो आज तो उस गांधी जी का से आरएसएस ने तो ताकत नहीं आपको ली। धन्यवाद देना चाहता नहीं, हूं। मैं अब इसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आरएसएस ने तो गांधी जी से ताकत नहीं ली, और सरदार पटेल ने जो चिट्ठियां लिखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर एमएस गोलवलकर को, उनकी हत्या के बाद जब प्रतिबंध लगाया गया था आरएसएस पर, आरएसएस के कार्यकर्ता स्वयंसेवक मिठाइयां बांट रहे थे, इस पर ऐतराज दर्ज कराया था कि जहर घोल रहे हो और समाज में आप पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अब उसी गांधी की दुहाई भी दे रहा है आरएसएस। थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? हाँ, तो गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी है, गांधी की रेस्पेक्टेबिलिटी है कि आप जिनको कह रहे हो कि वो इसी तरह के लोग थे, आज वो भी गांधी का नाम का, गांधी के दर्शन का प्रचार और प्रसार करने में लगे हुए हैं। एक प्रसंग नहीं सर एक मिनट प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। देखिए, प्रचार प्रसार करना एक चीज है, जमीन पर क्या उतारा जा रहा है, मैं ये आंकड़े देख रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो बताता है हमें कि इस साल 3,783 करोड़, 2013-14 में 811 करोड़ का उत्पादन हुआ खादी कपड़ों का, यह बढ़कर 3,783 करोड़ हो गया। 366% का इजाफा हो गया है, यह बात मैं स्वीकारता हूं। लेकिन उसकी टोटल सेल्स यानी कि जो बिक्री हुई वो 7,146 करोड़। 7,000 करोड़ का खादी का माल बिका, उसी को हम इतना बड़ा बता रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था कितनी है सर? हमारा बजट ही 50 लाख करोड़ का है, अर्थव्यवस्था की तो बात छोड़ दीजिए। संदीप जी, जो स्वदेशी है उसकी भी जड़ें बहुत पुरानी है और उस किस तरह से हुआ। मैं, आप और राजकुमार भाटी तीनों गांव के रहने वाले हैं। हम तीनों ही जानते हैं कि गांव का तेली कहाँ चला गया। जिस दिन मेरे शहर में टाटा ऑयल मिल लगा, सारे गांव के तेलियों का जो आर्टिजन्स ट्रेड में लगे हुए थे उनका काम खत्म हो गया। कुम्हार की पोट्री थी हमारे ब्याह शादियों में, सिर्फ उन्हीं की पोट्री इस्तेमाल होती थी, वो आर्टिजन्स ट्रेड थी। जब बड़े बड़े कारखाने शहरों में लग गए तो हमारा कुम्हार गांव का बेरोजगार हो गया। जुलाया था, मैंने दरी पे सोया हूँ अपने मुरादनगर कस्बे के जुलाहे से। जो टेक्सटाइल मिल आपने बड़े बड़े लगा दिए, जुलाया खराब हो गया। मोची कारीगर था, इनको दोबारा तो काम कैसे देंगे? जो स्वदेशी का मतलब तो गांधी ने कहा सर स्वदेशी का मतलब तो यही हुआ ना, इन्हें काम फिर से मिलेगा। उसका रोड मैप दिया है या बस नारा बुलंद कर दिया गया है? नहीं, मैं तो मेरा ये बुनियादी मतभेद है और मैं इसमें ना गांधी को गाली दे रहा ना संघ को दे रहा। मेरा ये कहना है कि ये चुनौती जब गांधी के सामने आई थी, जब कॉलोनाइजेशन के तहत जो कॉलोनाइजर थे, जो ब्रिटिश रूल था, किस तरह से यहाँ से चीज़ें बना करके वहाँ बेच करके और फिर उनको वापस ला के बेचता था। आज भारत के सामने कमोबेश वैसी चुनौती ट्रंप ने कर दी है। तो उस चुनौती में बहुत अच्छा किया आपने ये जिक्र किया। एक सेकंड केसी त्यागी साहब, और एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। तो ये जो चुनौती में हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, भाई जो भदोही या मिर्जापुर या श्रीनगर में कालीन बनाने वाले हैं वो तो स्वदेशी कर रहे हैं ना उत्पादन। या हस्तशिल्प जो हैं जोधपुर, जयपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, या जो कपड़े बना रहे हैं तिरुपुर, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, लुधियाना, जयपुर, इनका माल तो अब अमेरिका लेने को तैयार नहीं, कर रहे हैं ये स्वदेशी ही। आत्मनिर्भरता, यहां खरीदेगा इनका सारा माल, भारत सरकार जिम्मेदारी लेगी, इन सबका पूरा माल खरीद लिया जाएगा। बहुत सही आपने कहा, लेना चाहिए, लेना चाहिए अगर स्वावलंबी भारत बनाना है। चीन आपके साथ आजाद हुआ, आज अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है फॉरेन ट्रेड में चाइना है। 30-35 साल तक
उसको मेंबरशिप नहीं दी गई। जब उसने अपने आप को स्वावलंबी बनाया तो पूरे यूएन ने प्रस्ताव पास किया 2.5 से 3% 30 साल पहले उनका दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में पुट था, योगदान था, 20% हो गया है 32 साल से। केसी त्यागी साहब, आपको भी बता रहा हूं, दर्शकों को भी, 32 साल से चीन का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है, कोई व्यापारिक असंतुलन नहीं, मतलब दुनिया को माल ज्यादा बेचता है, खरीदता कम है, इतना स्वावलंबी हो गया है चीन। हाँ, हो गया। मैं तो आपसे एग्री करता हूं, मैं कई मौकों पर जा चुका हूं और मैं बगैर किसी पार्टी का नाम लिए बगैर मैं कहना चाहता हूं, और सप्रा जी भी, मैं आपको भी बता दूं, मैं कोई नेहरू विरोधी नहीं हूं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये कोई कांग्रेस के नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय तक मेरी पार्टी के एक नेता मंत्री थे अटल जी की सरकार में, उन्होंने मुझे एक निजी वार्ता में बताया कि बैठते ही कैबिनेट की मीटिंग में होता था भी आज क्या क्या बेचना है। हाँ, तो विनिवेश मंत्रालय तो बनाया गया था, अरुण शौरी थे उसके मंत्री। तौर पर हाँ, उसका जिक्र मैं नहीं करना चाह रहा था, वो आप कर सकते हो। तो क्यों नहीं करेंगे, वो तो सच्चाई है। आज की तारीख में कोई डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय है पवन, उस टाइम पे था ना, उसका काम क्या था? जी जी, सेलिंग द फैमिली सिल्वरवेयर, जो अंग्रेजी में कहा जाता है, अपने संसाधनों को बेच रहे थे ना, उसके लिए बाकायदा मंत्रालय बना था। जी जी, वो सरकार की अगुवाई कौन कर रहा था? बीजेपी कर रही थी ना। जी जी। और आज, एक मिनट सर, और आज स्वदेशी का भी गुण गान किया जा रहा है। थोड़ा सा आपको देखिए, दिलचस्प विरोधाभास लगता है। मुझे 2-3 चीज़ें जो समझ में आती हैं संदीप, वो ये कि एक तो टाइमिंग इसका क्या है, उस पर बड़ा ध्यान दीजिए कि कब ये बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, देश का गृह मंत्री भी बोल रहा है, और भागवत साहब भी बोल रहे हैं, तो एक तो टाइमिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये देखिएगा कि क्या बोला जा रहा है। अभी आपने चाइना का जिक्र किया संदीप, चाइना में और हमारे में 12 साल का फासला है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन उन्होंने शुरू किया 1979 में और हमने किया 1991 में। 1979 में उन्होंने कहा इट्स नो लॉन्गर अ क्राइम टू बी रिच। हाँ, तो अमीर होना कोई अपराध नहीं है, गुनाह नहीं है। 12 साल का फासला है उनके और हमारे प्रयास में। लेकिन आप जब देखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ देखिएगा, जब आप पूरे देश की तरक्की देखिएगा, रोजगार देखिएगा, फॉरेक्स देखिएगा, व्यापार देखिएगा, जीडीपी देखिएगा, तो आपको लगेगा कि दोनों में बहुत ज्यादा फासला है। और जहां वो है अभी, वहां हमें पहुंचने में 20-25 साल बन गया ना, हम नहीं बन पाए। असल तो खेल वहां है। अच्छा होता संदीप जब आप यहाँ पे बिठाते और वो आदमी होता जो मैन्युफैक्चरिंग में लगाने में उसको कितनी दिक्कतें आती हैं, वो आपके साथ बैठा होता, वो असली बताता। हम सब लोग सेकेंडरी ज्ञान लेके आपके पास आप बैठे हुए, इंक्लूडिंग मी। वो अभी आप ऑन इन एवरेज इस देश में अगर एक प्लांट खोलिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज से लेके मीडियम इंडस्ट्रीज का प्लांट, आप देखिए कि उसका जेस्टेशन पीरियड क्या है। आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, यहाँ से पॉलिसी इफेक्ट करती है, उसको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, पोल्यूशन वाले से लेना पड़ेगा। आप जाके फरीदाबाद में एक इंडस्ट्री यूनिट खोल के दिखाइए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना टाइम लगता है। अब उसमें से आप तो पैकेजिंग ही हो रही है, उसी बात पे आप भाषण देंगे, भाषण से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं जाएगा। वो जाएगा तब जब उस तरह की पॉलिसी आप अडॉप्ट करेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप बोल रहे हैं टारगेट पे टारगेट आप सेट करते जाइए। मेक इन इंडिया काहे फेल हुआ? आप जब बात करते हैं पीएलआई स्कीम की, पीएलआई स्कीम में थोड़ा बहुत सरकार आगे बढ़ रही है। अभी भी क्या दिक्कत है? अभी भी क्या लगता है आपको? हम लोग एपीआई मंगवा रहे हैं 70% चाइना से। हाँ। हम लोग यूरिया के इंग्रेडिएंट्स मंगवा रहे हैं वहां से। हम लोग आईफोन के पार्ट्स पुर्जे चाइना से मंगवाते हैं। नहीं, हम असेंबली तो कर रहे हैं। यहाँ पर मेक इन इंडिया कितना हो रहा है असल में? इलेक्ट्रिक कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी के कंपनी से पूछिए वो कितने पार्ट पुर्जे चाइना से मंगवाते हैं। कि अभी आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा अतराय जी, वो ऐप आप यूज कीजिए जी, वो 2021 से है, तो अब तक तो याद नहीं आई। हाँ। सरकार ने वो प्रमोट नहीं किया। व्हाट्सएप का विकल्प है जी, तो ये विकल्प 4 साल से क्या कर रहा था? सरकार क्या कर रही है? नहीं, अभी भी विकल्प कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये ऐसा नहीं कि इन्होंने बोला और 2 साल में बदल जाएगा। 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग की शक्ल बदलने में आपको 3 से 5 साल का टाइम लगेगा। अभी आप कह रहे हैं किसके दबाव में कर रहे हैं? अभी आप कह रहे हैं, आप देखिए कोइंसिडेंस क्या है। कोइंसिडेंस ये है कि अमेरिका से जो दबाव हुआ है उस वजह से आप जो है, इस मुद्दा ये है, उस मुद्दे से भटकाने के लिए मुझे लगता है कि इस तरह का एक पॉलिटिकल इकोनॉमी में इस तरह पर ये आपकी विचारधारा से तो पूरा मेल खाता है राजकुमार बाटी। समाजवाद तो यही कहता है कि अपने पैरों पर खड़े हो, तो राजनीतिक तौर पे आप इसका विरोध करें ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? नहीं, विरोध तो हम करेंगे नहीं, लेकिन जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया उस पर आज चर्चा कर रहे हैं आप।
मैं आरएसएस और मोहन भागवत की किसी बात को गंभीरता से लेता नहीं हूँ, क्योंकि इससे बड़ा झूठा और पाखंडी संगठन पूरी दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। आरएसएस के बारे में हमारे एक बड़े नेता ने, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, या तो लोहिया जी ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था, ये बोला था कि अगर आरएसएस के लोग कहें कि हम पूरब दिशा में जा रहे हैं तो उन्हें पूरब के अलावा बाकी तीनों दिशाओं में तलाश करना चाहिए। आरएसएस जो बोलती है हमेशा उसके विपरीत काम करती है। ये स्वदेशी की बात कर रहे हैं, इनकी अपनी जो वर्दी है वो तो स्वदेशी है नहीं, काली टोपी भारत की तो है नहीं, हाफ पैंट भारत की तो है नहीं, इनका जो नमस्कार है वो स्वदेशी नहीं है, वो भी विदेशी है। इनका जो एक वो चिन्ह लेते हैं स्वास्तिक का, उल्टा स्वास्तिक, सीधा स्वास्तिक हमारा है, उल्टा स्वास्तिक हिटलर का जर्मनी से आया है। जो मुंजे इटली गए थे और जर्मनी गए थे, वहाँ से विचारधारा लेकर आए हैं। हिटलर की विचारधारा पे इन्होंने आरएसएस बनाया, आज तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया, जो उसका देश की आज़ादी का आंदोलन था, स्वराज्य का आंदोलन, उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने तिरंगे झंडे का विरोध किया। आप इस बात का विरोध करेंगे? मोहन भागवत बोले कि प्रचलित अर्थतंत्र में जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है, आसान भाषा का इस्तेमाल करूं तो अमीरी और गरीबी का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, चंद लोगों के हाथ में आ रही है संपत्ति देश की। ये बात तो संघ के साथ बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने भी कही कि भारत की सबसे धनी 10% आबादी के पास घरेलू देश की संपत्ति का 65% हिस्सा है। यह असमानता नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए। नहीं, मैं दो बात और कह दूं, फिर मैं आपके बात का जवाब दूंगा। हाँ, गांधी जी की हत्या पर नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी, उसमें आरएसएस के बारे में उन्होंने कहा कि बदल गई है भाव भंगमा, बदल गया है वेश, पर हृदय नहीं परिवर्तित होगा क्रूर कुटिलमती चाणक्यों का। इनकी सोच नहीं बदलेगी, कितना ही ढोंग करते रहें। दूसरी बात, खादी की बात कर रहे हैं। उत्तर भारत में सबसे बड़ा सेंटर खादी का और गांधी आश्रम मेरठ में है। मेरठ के गांधी आश्रम के कर्मचारी पिछले कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं। वहां के तो वहां की खादी तो मतलब हर कोई कुर्ता बनवाना चाहेगा। गांधी आश्रम की जमीन बेच दी गई है, प्लॉटिंग कर दी गई है, सरकार ने कर दी है, और उसमें आरएसएस के लोग शामिल हैं। और गांधी आश्रम के कर्मचारियों ने वो 16 विजय, यहाँ पर हमारे दर्शक है भोपाल वासी, वो कह रहे हैं खादी वस्त्र सस्ते नहीं होंगे तो बिक्री ज्यादा नहीं होगी। ये भी एक कारण है। हाँ। 16 सितंबर को वो सारे कर्मचारी गांधी आश्रम मेरठ के लखनऊ में श्री अखिलेश यादव जी से मिले, उन्हें अपनी पीड़ा बताई कि हमारे खिलाफ मुकदमे कर दिए गए, हम गांधी आश्रम की जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हमारे खिलाफ मुकदमे कर दिए गए हैं। और जो अभी जो भाई कह रहे हैं आपके दर्शक, जब मोदी जी की सरकार से पहले खादी पे हमेशा 2 अक्टूबर को छूट शुरू होती थी, सब्सिडी आती थी और दिसंबर तक चलती थी। लोग खादी के कपड़े बहुत खरीदते थे, हम भी खरीदते थे। अब हम खादी आश्रम पर जाते हैं, कहते हैं अभी छूट आई नहीं है, अभी सब्सिडी आई नहीं है। पर मेरा वो सवाल, अमीरी और गरीबी का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, ये बात भी तो हाँ, अब जो ये आईना दिखा रही है ना आरएसएस सरकार को। देखिए, ये जो आपका जो सवाल है, भारत की आज़ादी के बाद ही कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और लघु उद्योग का नारा दिया गया था। मोदी जी जब से आए 11 साल में सबसे ज़्यादा बर्बाद कुटीर उद्योग और लघु उद्योग किए गए हैं। कुछ तो नोटबंदी ने बर्बाद कर दिए, बाकी जीएसटी ने कर दिए। अभी जो ये बदलाव लेकर आए जीएसटी में, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे अपने पैरों पर, आप ये कह रहे हैं क्या? 2 स्लैब बनाए मोदी जी ने। आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 18% और 5%। ज्यादातर रॉ मटेरियल पे 18% जीएसटी और तैयार माल पे 5% है। तो जो छोटा उद्यमी होगा वो 18% जीएसटी देकर माल खरीदेगा, 5% पे बेचेगा, उसका 13% सरकार के पास जमा हो जाएगा। वो ज्यादा लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएगा, छोटे छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे और बड़े उद्योगपति। वैचारिक स्तर पर आप इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमें स्वदेशी नहीं होना चाहिए? वैचारिक तौर पे हम पक्के समर्थक हैं, स्वदेशी को अपनाना चाहिए, लेकिन स्वदेशी को बर्बाद किया है बीजेपी और आरएसएस की सोच। तो ये सिर्फ क्या एक डिस्कोर्स, एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है क्या प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, या ये आपदा में अवसर तलाशना होगा? एक आपदा तो है, ट्रंप ने इकोनॉमी थोड़ी डिरेल तो की है 50% टैरिफ लगाकर, उसमें कभी कहते हैं अरे मान गए, उसके बाद पता लगा H1B वीजा में एक और चोट मार दी, फिर फार्मास्यूटिकल पर चोट मार दी, वो चोट पर चोट भी आ रही है। आपदा में अवसर तलाशना होगा और वही किया जा रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है, मगर ये सवाल तो हमें ये करना चाहिए जो आपने शुरुआती सवाल किया था, और वो सवाल ये है कि 25 साल 2092 से 2015 तक मैन्युफैक्चरिंग की भूमिका जीडीपी में 17% के इर्द गिर्द थी। वो घट करके
16 फिर 15 और फिर 13 14 और इस समय 13 के करीब है। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग घटी है। बात करो स्वदेशी की, बात करो मेक इन इंडिया की, और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी घट रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि भाई टैरिफ क्यों नहीं लगा देते। अरे टैरिफ सरकार ने लगाया तो उसके बावजूद तो आपकी डिपेंडेंस चाइना पे बढ़ती चली जा रही है। अरे आप एक औद्योगिक नीति क्यों नहीं बनाते। पिछले 30 साल से कोई औद्योगिक नीति नहीं है, माफ करिएगा, और यही कम से कम 17% नहीं, तो था। औद्योगिक नीति ना हो संतोष जी तो हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब 4थी भी हो गए। फ्रेजाइल 5 से हम यहां तक का ये सफर कैसे तय कर पाए। सर्विसेज के आधार पे हुजूर वाला, मैन्युफैक्चरिंग के आधार पे नहीं। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट द लीड सेक्टर। बात समझिए, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट अगर तेज होती और हमारी जीडीपी को ड्राइव कर रही होती तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कम नहीं हो रहा होता। तो उसमें अगर हम सीधे मुद्दे पर आए प्रोफेसर साहब, एमएसएमई सेक्टर जो दरअसल रीढ़ की हड्डी है, और स्वदेशी अगर हमें आंदोलन छेड़ना है उसको तो रिवाइव करना होगा। हमारे पास तो पूरे आंकड़े भी नहीं है। 75,082 एमएसएमई तो बंद हो गए कोरोना काल के बाद से, और उससे पहले जो नोटबंदी हुई थी ये तो 6 लाख तो बंद हो गए। उनको कैसे खोलोगे, वो तो घर बैठ गए जाकर। अरे वहां भी देखिए, आपकी आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति को तवज्जो देनी पड़ेगी एमएसएमई पे, लघु और छोटी इकाइयों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चीन ने क्या किया हैगा, चीन ने एक औद्योगिक नीति ऐसी बनाई कि उसके आधार पे उनका स्वावलंबन बढ़ा। उनकी डिपेंडेंस यूएस मार्केट पे 5 साल पहले कोविड जब शुरू हुआ था तब 20% थी, वो इस समय 14 और 15% के बीच में है। उन्होंने घटाई, उन्होंने दूसरे मार्केट ढूंढे। और दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग में उनका योगदान 20% है जी। नहीं, 30 है। अच्छा, अब 30 हो गया और आगे बढ़ गया। मैं जो हाँ जी, तो आपके श्रोताओं को जानना चाहिए। और दूसरी बात, उनके जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, बड़े बड़े आसामी जो हैं, वो अधिकतर मैन्युफैक्चरर्स हैं। वो पावर में नहीं काम करते, वो पोर्ट्स में नहीं काम करते, वो एयरपोर्ट्स नहीं खरीदते, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पहली बात, पहले हाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग में तो जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये जो टारगेट सेटिंग हो रही है, ये जमीन पर उतरने के लिए या उतारने के लिए रोड मैप बनता दिख रहा है आपको? अभी कोई हालात संदीप ऐसे बदलते हुए नहीं दिख रहे हैं। ईमानदारी से बात करिए, साफ साफ बात करिए। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार का ध्यान जो है कुछ दूसरी चीज़ों पर है। देखिए, अभी तो ये अमेरिका के इम्ब्रोलियो से निकल जाएं, सबसे बड़ी सफलता सरकार की वही होगी। उसी से निकल जाएं, वही बहुत बड़ी सफलता होगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसा कि अभी मेहरोत्रा साहब कह रहे थे, आप जब तक पॉलिसी नहीं डिसाइड करेंगे, जब तक क्लैरिटी नहीं देंगे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना चाहता है। अब आपको क्या मैंने कहा कि आप 1.5 से 3 साल, 3 से 3.5 साल के आसपास आपको एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में इतना टाइम लगता है। वो तब लगा जाए पॉलिसी क्लियर होगी। काल में चीन की घेराबंदी हुई, चीन से बहुत सी कंपनियां अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी फैक्ट्रियां हटाने के लिए भी तैयार हुई। लगा हम सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं, हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। और वो गए बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, वहां चले गए। हमारा लॉस वियतनाम। यहाँ सबसे संदीप एक बात और कह दीजिए आप, जो आपके बात शायद लोग मान जाएंगे। यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो सत्ता में हैं, उनको सबसे पहले तो साउथ ईस्ट एशिया घूम के आना चाहिए। कुछ नहीं करना, केवल घूम के आइए और देखिए कि उन्होंने क्या किया है। तब आपकी आंखें खुलेंगी कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या बात कर रहे हैं। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग से हम तुलना करें इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का कोई मतलब नहीं है। नहीं, अब तो वियतनाम और बांग्लादेश ही सारा टेक्सटाइल, कपड़े का सारा कारोबार वो हथिया ले गया है भारत से। वहां भी जाके आपको यही लगेगा और बिल्कुल एकदम शर्मिंदगी से आपकी आंखें झुकेंगी और वहां से वापस लौटेंगे। भाई आज की तारीख में अमेरिका में चीन की जो शर्ट है, एक कमीज, वो 1246 रुपए का दाम है। भारत से 194 रुपए सस्ती। हमारा तो कोई खरीदेगा नहीं। तो भाई पहला एक ये संकट जो हमारे यहीं पे स्वदेशी कर रहे हैं और निर्यात कर रहे थे, पैसा ला रहे थे, उनका माल तो पहले, उनका कारोबार फिर से जमा रहे, वो एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर तो यहाँ है। पवन, हिंदी के अखबारों ने इसको ठीक से नहीं कवर किया। चौधरी साहब, आप अंग्रेजी का अखबार देखिए और पढ़िएगा कि क्या
तिरुपुर में जो टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां हैं उसमें क्या हो रहा है, मजदूर कैसे वहां से छोड़ के आ गए हैं, तब आपको सही अंदाज़ा मिलेगा कि इस टैरिफ का क्या फ़र्क पड़ा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे एग्जांपल और भी बाकी लोग बैठे हैं आपको देंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं 770 करोड़ के कालीन पड़े हुए हैं भदोही में। ये अंग्रेजी के अखबारों ने ठीक से कवर किया है। ये भी यही एक समस्या भी है ना, थोड़ा सरकार डेटा नहीं देती और काला सूट गुलाबी अखबार वाले, ये पिंक पेपर्स जो हैं, इसके अंदर भी अंग्रेजी जैसा कह रहे हैं पवन, वो तो फिर भी एक दो खबर बता देते हैं। हिंदी काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो खबर नहीं बताएंगे। आप सरकार पर दबाव कैसे बनाएंगे? स्वदेशी का नारा राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। कौन स्वदेशी नहीं बनना चाहेगा? कौन आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहेगा? लेकिन ये महज सब्ज बाग ना बनकर रह जाए। 2015 वाला वही नारा, पुरानी शराब नई बोतल में तो नहीं परोसी जा रही। इस पर हमें गौर करना होगा, तभी सही मायने में हम विश्वगुरु बनेंगे या उस राह पर चलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।